हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस.वी.के. लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं, आप तक पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 14 अप्रैल को मनाए जाने वाले अम्बेडकर जयंती पर जो संबोधन है, और जो पूरे दुनिया में मनाए जाने वाले जयंतियों में सर्वश्रेष्ठ जयंती है, या मतलब यूँ कह लीजिए कि दुनिया भर में सर्वाधिक लोगों द्वारा मनाए जाने वाले जयंती में से एक है। तो आज हम ऐसे व्यक्ति की जयंती मना रहे हैं जिनके मेधाविता, ओजस्विता और बुद्धिमत्ता का लोहा भारतीय और अंग्रेज दोनों ही माना करते थे, जो आधुनिक भारत के निर्माता में से एक हैं, जो महानतम भारतीय हुए हैं। पूरा जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी अपने 250 वर्ष का जो उत्सव मना रहा है, उसमें उन्होंने सर्वाधिक बुद्धिमान और महानतम आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जिनको सम्मान दिया है, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ज्ञान के प्रतीक की उपाधि से जिनको नवाजा, और ऐसा करने में उन्हें गर्व की अनुभूति रही। तो ऐसे महान व्यक्ति की हम जयंती मना रहे हैं, जो अनेक भाषाओं के जानकार थे, अर्थशास्त्री, दार्शनिक, अनेकों धर्म शास्त्रों का अध्येता, विधिवेत्ता, राजनेता, समाज सुधारक, इतिहासकार और संपादक थे, जिन्होंने अनेकों ग्रंथों की रचना की है, और मूक नायक, जनता, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत जैसे पत्रिकाओं का संपादन किया है, जिन्होंने 25 वर्ष तक सभी धर्मों के बीच का जो सूत्र है, सभी धर्मों में जो मूल बातें हैं, उनका अध्ययन किया है। जो कबीर साहब, ज्योतिबा फुले और गौतम बुद्ध को अपना गुरु मानते हैं। कबीर द्वारा प्रतिपादित पाखंडवाद निर्मूलन और सामाजिक बुराइयों के अंत करने के लिए उपायों और उस उपायों के लिए जो रास्ता प्रतिपादित हुआ है, उसके समर्थक रहे हैं। अनेक किताबों, निबंध, लेख, भाषणों के संग्रहों के रचयिता और सामान्य प्रतिभा के धनी, अपनी दूरदृष्टि और विद्वता के लिए प्रसिद्ध, जिनका साहित्य भारत ही नहीं दुनिया के अनेक देशों में पढ़ा जाता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1919 तक उनके लेखन व्याख्यान को 22 वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया है, जिसके पृष्ठ की बात करें तो 15,000 से ज़्यादा पृष्ठ हैं उनमें। यदि इनके सारे साहित्य को प्रकाशित कर दिया जाए तो मेरे विचार में ये 100 से ज़्यादा वॉल्यूम बन जाएगा। तो इतने महान जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, जो अनेकों भाषाओं के जानकार थे, अनेक धर्म ग्रंथों के अध्येता थे, अर्थशास्त्री थे। कहा जाता है कि अर्थशास्त्र में 2-2 PhD डिग्री इन्होंने ली थी, और अर्थशास्त्र में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि इन्होंने ली थी। कई वैसे तो इनके दो ऐसा जो विचारक लोग हैं, शोधकर्ता लोग हैं, अब कह रहे हैं कि इन्होंने कई शोध ग्रंथ लिखे थे। तो विधि विशेषज्ञता हो या वकालत हो, राजनेता हो या मानवीय मूल्यों को स्थापित करने वाला जो महानतम व्यक्ति में से एक, जितने ही बड़े इतिहासकार थे उतने ही बड़े अर्थशास्त्री थे, जितने बड़े अर्थशास्त्री थे उतने ही बड़े विधिवेता थे, और सबसे बड़ी बात कि मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत थे। विधि के समक्ष समता और बंधुत्व के जो सिद्धांतों में विश्वास करने वाले। और आज हम जो देख रहे हैं भारत की तस्वीर, जिसमें हर एक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है, तो संविधान के रचयिता के रूप में उन्होंने ये अधिकार दिया था। तो इन्हीं की जयंती हम मना रहे हैं। इनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर है। लोग इन्हें प्यार से बाबा साहब के नाम से जानते हैं। इनके बचपन का नाम भीमराव था। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू नामक जो सैनिक छावनी थी उसमें हुआ था। देश के आज़ाद होने पर ये भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री बने। ये 2 विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में PhD की उपाधि से नवाजे गए। एक यूनिवर्सिटी था USA का कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और दूसरा लंदन का स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स।
इसी कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने आगे चलकर इन्हें नंबर 1 स्कॉलर इन दी वर्ल्ड की उपाधि से विभूषित किया। भाषा की बात करें तो मराठी, अंग्रेजी, फारसी, पाली, संस्कृत, गुजराती, हिंदी, जर्मन, फ्रेंच, कन्नड़ और बंगाली जैसे भाषाओं में इनको महारत हासिल थी, लेकिन इनका अधिकांश लेखन जो है सो अंग्रेजी में है। इनके द्वारा कानून, पॉलिटिकल साइंस, इतिहास, समाज शास्त्र, धार्मिक शास्त्र, इन सब पर बहुत गहरा शोध किया गया। इनके पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर विराजमान थे, लेकिन इनके जन्म के बाद 3-4 साल में ही वो सेवानिवृत्त हो गए। इनकी मां का नाम भीमा बाई मुरबादकर था। बचपन में ही इनके मां का देहांत हो गया और इनका लालन पालन इनके फूआ मीराबाई द्वारा हुआ। इनके पिता द्वारा जीजाबाई से दूसरी शादी की गई। हिंदू धर्म के महार जाति से संबद्ध होने के कारण इन्हें छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने में भी इनको बहुत अपमान सहना पड़ा। महाराष्ट्र के अंबाडवे गांव के निवासी होने के कारण इनके जो ब्राह्मण शिक्षक थे कृष्ण महादेव ने इनकी सहमति से इनका नाम अंबेडकर जोड़ दिया, इनके नाम में अंबेडकर जोड़ दिया और तब ये भीमराव अंबेडकर कहलाने लगे। बीए में इन्होंने बम्बई यूनिवर्सिटी किया, एमए, पीएचडी, एलएलडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी और डीएससी की उपाधि प्राप्त की। विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करने वाले प्रथम भारतीय थे। इनकी निजी पुस्तकालय में 50,000 से ज़्यादा पुस्तकें थी। पेशा के रूप में सबसे पहले इन्होंने तो मतलब जो गायकवाड़ महाराज थे उनके यहाँ सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस में सेक्रेटरी के पद को नवाजा। फिर उसके बाद सबसे या कुछ विद्वानों के हिसाब से का मानना है कि सबसे पहले ये पेशा में प्रोफेसरी को अपनाए। तो अर्थशास्त्र के ऊपर इनके द्वारा जो लिखा गया थेसिस है, जिसके आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, बहुत चर्चित थेसिस है इनका, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। दूसरा है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। तो इनके दूसरे शोध का विषय था नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी। तो ये सब बहुत माइलस्टोन इनका रिसर्च वर्क है। बाद में अलेक्जेंडर गोल्डन वो हाजर द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भारत में जातियां, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास पर एक शोध पत्र इन्होंने प्रस्तुत किया। 1906 ईस्वी में रमाबाई के साथ दाम्पत्य जीवन में बंधे। 27 मई 1935 को रमाबाई का देहांत हो गया। फिर डॉक्टर शारदा कबीर नाम की जो ब्राह्मण महिला है उनके साथ इनकी शादी हुई और उन्होंने शादी के बाद अपना नाम सविता अम्बेडकर कर लिया। 1948 में इनकी शादी हुई, जो उनकी चिकित्सक भी थी और बीमारी के दरमियान इनका बहुत देखभाल करती थी। इन डॉक्टर सविता अम्बेडकर का निधन 2003 ईस्वी में हुआ है। तो इनका जो जीवन है, सारा जीवन संघर्ष का जीवन, लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का जीवन। 1927 में दलितों को कुएं से पानी पीने के हेतु अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। दलित महिलाओं को पाँव के नीचे तक साड़ी पहनने के लिए अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया। 1936 ईस्वी में इनके द्वारा स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना हुई। इनके द्वारा विरचित पुस्तक में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का प्रकाशन 15 मई 1936 को हुआ। 1942 से 1946 ईस्वी तक वायसराय की कार्य परिषद में श्रम मंत्री रहे। 29 अगस्त 1947 से 24 जनवरी 1950 तक संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। और विडम्बना है कि इनको जो भारत के संविधान का निर्माता और ये जो भारत के उद्भट विद्वान थे BN राव, उनको संविधान KB राव, तो KB राव इनको संविधान का जनक एवं जननी भी कहते हैं, क्योंकि जितना काम अंबेडकर ने किया, जो वैसे तो 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, लेकिन कोई बीमार थे, किन्हीं का देहांत हो गया, कोई किसी प्रांत तक सिमट गए थे, कोई बाहर थे, तो सारा दारोमदार इन्हीं पर हो गया। और पूरी दुनिया में सब लोग जान रहे थे, खास करके जब ब्रिटिश जो न्यायवेत्ता थे उनसे जब सलाह लिया गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे देश में इतने विधि के इतने बड़े विद्वान हैं,
उनको रखो, तो इनको रखा गया और उन्होंने बहुत श्रम किया। और तब जो अभी हम संविधान देख रहे हैं, जिसको 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनाया गया, तो ये सारा श्रेय इनको जाता है। और जो बहुत बड़े मतलब विद्वान थे के वी राव और मतलब ये BN राव, जो ICS जूरिस्ट, जज, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज थे, वो सारे लोग ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरे भारत के निर्माता का श्रेय देते हैं। तो ये भारतीय संविधान के निर्माण में अंबेडकर के विशेष ज्ञान, संवैधानिक विशेषता, उनके द्वारा बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन, दुनिया के 60 देशों के संविधान का अध्ययन, इन सब का लाभ भारत को मिला। तभी तो भारतीय संविधान को हम देख सकते हैं कि कितना ये लचीलापन और तन्यता का अद्भुत मिश्रण है। कितना अद्भुत है हमारा संविधान, जिसमें व्यक्तिगत और नागरिक स्वतंत्रता पर हम भारतीयों को संवैधानिक गारंटी एवं सुरक्षा दी गई है। अंबेडकर हमेशा से व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसके पक्षधर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितने देशों में स्वतंत्रता आई, कितने देश स्वतंत्र हुए दुनिया में, लेकिन अभी भी उन कई ऐसे देश हैं जहां विकास भी हुआ, जिनका GDP भी बढ़ा, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता आज भी वहाँ नदारद है। तो वहीं भारत में व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी इतना बढ़िया से रेखांकित किया गया। इक्वलिटी ऑफ बिफोर कितना बढ़िया से लागू किया गया। विधि के समक्ष समता की बात को कितना शिद्दत से रखा गया है। यही कारण है कि भारत में किसी भी धर्म, समुदाय और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। उन्होंने जब संविधान बनाने की बात थी, जब संविधान भारत का तैयार हो रहा था, तो उसके मसौदा को तैयार करने में कितना श्रम किया, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकता है कि इस दरमियान हेतु उन्होंने नींद पूरा नहीं लिया। एक एक सीटिंग में काम करते करते उनके पैरों में न्यूरोलॉजिकल दर्द प्रारंभ हो गया, उनका शुगर बढ़ गया, उनके आँख की दृष्टि छीन हो गई। तो उन्हें जो संविधान निर्माण का दायित्व मिला था, उसके द्वारा वो पूर्णतया संतुष्ट थे। तभी तो उन्होंने एक बार कहा था कि संविधान निर्माण के बाद उन्होंने बहुत संतोष की सांस ली और उन्होंने कहा कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था, इसीलिए कुछ दिक्कत हुई। समान नागरिक संहिता का भी उन्होंने समर्थन किया था। धारा 370 का उन्होंने विरोध किया था। 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल के मसौदे को रोके जाने के बाद उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। यही हिंदू कोड बिल था जिसके द्वारा महिलाओं को कई अधिकार दिए गए थे। हिंदुस्तान ने अम्बेडकर के अर्थशास्त्र के ज्ञान का भी उपयोग किया, क्योंकि इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए औद्योगिकरण और कृषि विकास पर जोर दिया था। इन्होंने न सिर्फ इसके विकास पर जोर दिया, बल्कि इसके एकागी विकास का स्वरूप भी प्रदान किया। इसको शिक्षा, सार्वजनिक स्वच्छता, समुदाय स्वास्थ्य और आवासीय सुविधाओं से भी जोड़ा। तो भारतीय जो विकास है उसको सिर्फ वो GDP बढ़ाने वाला नहीं दिए। अमर्त्य सेन जो जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स में, वो भी इनको गुरु मानते हैं। उनका मानना है कि जो इनके द्वारा जो काम किया गया उससे इनको प्रेरणा मिली। और इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि पूरे 192 देश में ये जयंती मनाई जाती है। अमेरिका में पूरे अप्रैल माह को अम्बेडकर माह घोषित किया गया। विश्व की सबसे बड़ी जयंती में से एक है। 1928 में पुणे में अम्बेडकर के अनुयायियों ने एक जनार्दन सदाशिव रणपिसाई द्वारा सबसे पहले ये मनाई गई थी 1928 में। उसके बाद से ये मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसको बहुत काफ़ी महत्व देता है और सांस्कृतिक गतिविधियों को अपनाए जाने की और मनाए जाने की परंपरा है। तो उनका मानना था कि स्वाभिमान से जीना सीखो, इस दुनिया में कुछ करके दिखाना है। यह महत्वाकांक्षा हमेशा अपने अंदर होनी चाहिए। याद रखना है, जो लड़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं। शिक्षित बनो, आंदोलन करो, संगठित रहो, आत्मविश्वासी बनो, कभी भी हार मत मानो। यही जीवन के 5 सिद्धांत हैं। और संक्षेप में हम कह सकते हैं तो शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो का उद्घोष इन्होंने दिया था। फ्रांस के राजक्रांति से काफ़ी प्रभावित रहे और समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का जो सूत्र उन्होंने लिया था इसी क्रांति से लिया था। तो इतने महान थे हमारे जो अम्बेडकर साहब, जो
हमेशा से पढ़ते रहे। डिग्री में के मामले में भी एकेडमिक रिकॉर्ड भी शानदार रहा। इतने संघर्ष के बाद 32 डिग्री उनके पास थी, और वो कोई छोटी मोटी डिग्री नहीं, वर्ल्ड फेम की डिग्री थी। तो जिस अपने समकालीन लोगों में सबसे ज़्यादा डिग्री लेने वाले व्यक्ति थे, और जो सीधे धर्म परिवर्तन नहीं किया। जब वो बौद्ध हुए तो 21 वर्ष तक उन्होंने उसका गहन अध्ययन किया। किसी भी चीज़ को आंख मूंद करके स्वीकार करने वाली इनकी पर्सनैलिटी नहीं थी। इन्होंने आप देख सकते हैं कि कितने बड़े अध्येता थे, जो इनके निजी पुस्तकालय में 50,000 से ज़्यादा पुस्तकें थी। तो इन्होंने अपने जीवन में प्रोफेसरी, शिक्षक, वकील, इन पेशा को भी अपनाया, पत्रकारिता को भी अपनाया। दुनिया में जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में तो इनकी छवि है ही। इसके अलावा भी इनके द्वारा जो किताब सब लिखी गई वो पूरी दुनिया का धरोहर है। 1940 में थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक किताब को उन्होंने, जो कि 400 पेज की किताब है, उसको लिखी। उसका प्रकाशन हुआ, जिसमें अलग देश पाकिस्तान के मांग की आलोचना की गई। इनका था कि दलित समुदाय के लिए अलग से वोटिंग की सुविधा हो, लेकिन इतने बड़े स्कॉलर फिर भी कोई जिद पर नहीं अड़े रहे। गांधी जी के बात पर इन्होंने अपने मांग को वापस ले लिया। उन्होंने दलित अधिकार की बात की, उनसे कटुता और घृणा को हटाने की बात की, लेकिन किसी भी समुदाय के प्रति, किसी भी धर्म के प्रति जो इस महान विद्वान और इतने बड़े जो दृष्टा थे, किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं पाले हुए थे। किसी के साथ कोई घृणा इनके मन में नहीं थी। इन्होंने अपने एक शोध पत्र में कहा कि एक साथ जब रहने की बात है तो उसके लिए ऐतिहासिक प्रमाण इन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि कैसे कनाडा जैसे देश में अंग्रेज और फ्रांसीसी एक साथ रहते हैं। तो इन्होंने देश के बंटवारा का भी विरोध किया कि देश को एक रहना चाहिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ रहना चाहिए। इसके हमेशा पक्षधर रहे। और संविधान लिखने की बात हुई तो 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। तो इसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि कितने अलग अलग विषयों का इनको ज्ञान था, चाहे वो धर्म ग्रंथ हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे कानून हो, चाहे समाज शास्त्र हो, चाहे अलग अलग भाषाओं का ज्ञान हो, चाहे सामाजिक जो प्रथा है, सामाजिक सिस्टम है, उसके ज्ञान की बात हो, चाहे मानव विज्ञान हो, चाहे ऐतिहासिक रेफरेंस हो, सब जगह हम देख सकते हैं। और सब पर इनका कलम चला है, सब पर इन्होंने बुक लिखा है। अगर इनके पूरा बुक सबका मतलब ये हो, प्रकाशन हो जाए, तो हम समझ सकते हैं कि अभी भी 100 से ज़्यादा माने बुक हो जाएगा। ये सब बुक अब पूरे दुनिया में अब धीरे धीरे लोग जान रहे हैं। जो इनके लोग इन बुक का लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो इनके बारे में लोगों को जानकारी मिल रही है कि कितने मतलब महान थे हमारे संविधान निर्माता। और एक विचारक को माने तो जो हमारे BN राव साहब थे, तो उनको संविधान का निर्माता ही नहीं, संविधान का जननी भी मानते हैं। तो इतने मतलब ये महान थे। और अलग अलग विषय पर अध्ययन करके इन्होंने अलग अलग किताब लिखी। रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये सब बहुत चर्चित किताब में से हैं। और जो और भी दूसरा पहलू है, चाहे भारत सरकार के पक्ष रखने की बात हो, चाहे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी से असहमति हो, या पूना पैक्ट की बात हो, या साइमन कमीशन के सहयोग की बात हो, सारे पर ये अपने व्यक्तित्व का प्रभाव छोड़ गए और देश के लिए एक धरोहर दे गए, अपने अध्ययन के रूप में, अपने कार्य के रूप में। और ये दलित ही नहीं, पूरे मानवता के पुजारी हैं, जो किसी से घृणा नहीं करते हैं। सबके लिए इनका मंत्र है, जो शिक्षा मुख्य चीज़ है। तो जो स्कूल लोग है कि सब में इनके जयंती को मनाना अत्यंत ही प्रासंगिक है। और स्कूल ही नहीं, हम देख सकते हैं कि दुनिया भर में कितने जगह इनके जयंती को मनाया जा रहा है। अंतिम में हम कहना चाहेंगे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। इन्हीं विचार के साथ हम इस महापुरुष का नमन करते हैं। तो बार बार ऐसे महापुरुष पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, इनको नमन है। इन्हीं शब्दों के साथ